तो आइए सीधा उस दौर में चलते हैं जब दिल्ली की गद्दी लगातार हिल रही थी। एक समय था जब दिल्ली सल्तनत बेहद ताकतवर हुआ करती थी, लेकिन फिर वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। आज हम इसी पतन की कहानी पर बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत का पतन, विश्वासघात और पानीपत का सफर। ये कहानी है गद्दारी की, कमजोरियों की और अंततः पानीपत के उस भयानक युद्ध की जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो चलिए इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस मशहूर कहावत को देखिए, दिल्ली से पालम तक। अब सुनने में तो ये किसी लोकल बस का रूट लगता है ना? लेकिन असल में ये उस समय का एक बहुत ही तीखा तंज था। तुगलक वंश के आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय ये विशाल सल्तनत इतनी ज्यादा सिकुड़ गई थी कि लोग मजाक उड़ाते हुए कहने लगे थे कि शहंशाह का राज बस दिल्ली से पालम तक ही बचा है। मतलब हजारों किलोमीटर का साम्राज्य अब चंद किलोमीटर में सिमट कर रह गया था। किसी भी साम्राज्य के पतन का ये बिल्कुल चरम बिंदु था। अब आप सोचेंगे कि ये नौबत आई कैसे, तो इसका जवाब है एक बहुत बड़ी अंदरूनी गद्दारी। मतलब घर का भेदी लंका ढाए। पंजाब के सूबेदार खिज्र खान की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि उसने अपने ही फायदे के लिए मध्य एशिया के खूंखार शासक तैमूर को भारत पर हमला करने का न्योता दे डाला। जरा सोचिए, 1398 में तैमूर भारत आया और उसने दिल्ली में जो भयानक कत्लेआम और लूटपाट मचाई, उसने तुगलक वंश की बची खुची रीढ़ भी तोड़कर रख दी। और फिर इसी बर्बादी की राख पर 1414 में खिज्र खान ने अपना खुद का सैयद वंश शुरू कर दिया। अगला हिस्सा है सैयद काल, एक कमजोर दावा। तैमूर के छोड़े गए खंडरों के बीच स्थापित ये काल बहुत ही छोटा और अस्थिर था। इस वंश की हकीकत बड़ी दिलचस्प है। इन शासकों को पता था कि वे राजनीतिक और सैन्य रूप से कमजोर हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धार्मिक वैधता का कार्ड खेला और खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच था। दिल्ली सल्तनत के पूरे इतिहास में ये एकमात्र शिया राजवंश था। अब चूंकि दिल्ली के ज्यादातर ताकतवर फौजी और अमीर सुन्नी थे, इसलिए इस शिया वंश को उनका समर्थन कभी मिल ही नहीं पाया। नतीजा, इनका पूरा शासनकाल बस लगातार उठने वाले अंदरूनी विद्रोहों को दबाने में ही गुजर गया। लेकिन खिज्र खान की राजनीतिक चालाकी की दाद देनी पड़ेगी। उसने खुद को कभी भी भव्य सुल्तान नहीं कहा, बल्कि उसने रयत-ए-आला यानी जनता का सेवक की उपाधि ली। ये एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल मूव था। वो जानता था कि उसकी असली ताकत बहुत सीमित है, इसलिए स्थानीय सरदारों को शांत रखने और तैमूर के उत्तराधिकारियों के प्रति सिर्फ नाम मात्र की वफादारी दिखाने के लिए उसने खुद को सुल्तान कहलाने का रिस्क लिया ही नहीं। खैर, ये दिखावा भी बहुत लंबा नहीं खिंचा। इस वंश का अंत तो वाकई हैरान करने वाला था। कोई बड़ी जंग नहीं, खून खराबा नहीं। 1451 में इस वंश का आखिरी कमजोर शासक आलम शाह बस शांति से अपनी मर्जी से गद्दी छोड़कर बदायूं रिटायर होने चला गया। मतलब लिटरली उसने सत्ता के दरवाजे पूरी तरह से खुले छोड़ दिए ताकि कोई नया आकर कब्जा कर ले। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, लोधी वंश का उदय, पहला अफगान साम्राज्य। सत्ता अब तुर्कों से निकलकर पूरी तरह से अफगानों के हाथ में आ गई थी। अब जरा इन दो शासकों की लीडरशिप स्टाइल को कंपेयर करके देखिए। एकदम जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ हैं लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। ये भाई साहब भव्य सिंहासन पर बैठने के बजाय अपने अफगान सरदारों के साथ जमीन पर कालीन पर बैठते थे, सबको बराबर मानते थे। इसी विनम्रता ने उनके साम्राज्य को जोड़े रखा। और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी, बिल्कुल इसके उलट। उसका रवैया एकदम तानाशाहों वाला था। उसने अपने ही ताकतवर सरदारों की सरेआम बेइज्जती की। और सच कहूं तो यही अहंकार आगे चलकर इस पूरे साम्राज्य को ले डूबा। लेकिन पतन की बात करने से पहले बहलोल लोधी के एक मास्टर स्ट्रोक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहलोली सिक्का नाम से तांबे का एक स्टैंडर्ड सिक्का चलाया था। ये करेंसी इतनी स्टेबल और हिट साबित हुई कि दशकों बाद महान मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की शुरुआत तक लोग इसी से व्यापार करते रहे। इससे साफ पता चलता है कि एक सॉलिड अर्थव्यवस्था किसी भी साम्राज्य को कितने लंबे समय तक टिका सकती है। अब आते हैं इस वंश के अगले अहम पड़ाव पर, सिकंदर लोधी का पुनरुत्थान।
भलोल के बाद सिकंदर लोधी गड्ढी पर बैठा और इस बंदे का काम वाकई इम्प्रेसिव था। 1504 में उसने आगरा शहर की स्थापना की। जमीन नापने के लिए उसने एक नया सिस्टम गज़े सिकंदरी शुरू किया। और वो सिर्फ एक प्रशासक ही नहीं था, उसने संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी में फरहंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी करवाया। इतना ही नहीं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर पहला बड़ा फारसी ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही भी उसी के संरक्षण में बना। काफी मल्टी टैलेंटेड लीडर था वो। और एक मजेदार सीक्रेट बताऊं, ये सख्त और प्रैक्टिकल मिलिट्री लीडर असल में अंदर से एक कवि भी था। जी हाँ, सिकंदर लोदी गुलरुखी पेन नेम का इस्तेमाल करके फारसी में कविताएं लिखा करता था। कौन सोच सकता है कि तलवार और राजनीति के बीच शायरी के लिए भी वक्त निकल आता था। लेकिन सफलता का ये दौर हमेशा नहीं रहा। आइए बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, विश्वासघात और पानीपत का पतन। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री लिटरली खुद को कॉपी पेस्ट कर रही थी। वही गद्दारी का लूप दोबारा घूम कर आ गया। इब्राहिम लोधी के तानाशाही रवैये ने उसके सरदारों को इतना भड़का दिया कि उसके अपने ही चाचा आलम खान और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने मिलकर बाबर को भारत पर हमला करने के लिए बुला लिया। क्या ये आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लगा? बिल्कुल वैसा ही जैसे 100 साल पहले खिज़र खान ने तैमूर को बुलाया था। और इसी इनसाइड जॉब का नतीजा था 1526 का ऐतिहासिक पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी की विशाल सेना हार कैसे गई? इसका सीक्रेट था एक कमाल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी, तुलुगमा। बाबर की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन बहुत अनुशासित थी। उसने तोपखाने के साथ तुलुगमा का इस्तेमाल किया, यानी दुश्मन की सेना को दोनों किनारों से और पीछे से पूरी तरह घेर कर मारना। इस नई और डेडली रणनीति के सामने पारंपरिक तरीके से लड़ने वाली विशाल अफगान सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये नंबर 1 बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। पता है क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के पूरे इतिहास में इकलौता ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। उससे पहले किसी सुल्तान का यह हश्र नहीं हुआ था। और इसी एक मौत के साथ शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत का अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल गूंजता है। इतिहास में ये बार बार साबित हुआ है कि कैसे हमारी अपनी अंदरूनी फूट, आपसी झगड़े और लालच बाहरी लोगों के लिए रेड कार्पेट बिछा देते हैं। खिज़र खान से लेकर तैमूर तक और फिर आलम खान से लेकर बाबर तक पैटर्न एकदम सेम है। तो क्या लगता है, क्या ये चक्र सिर्फ राजा महाराजाओं के जमाने तक ही सीमित था, या आज भी ये हमें कोई बहुत बड़ी चेतावनी देता है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज का ये सफर यहीं रोकते हैं। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।